हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैंने रात में अपनी नाइटी पहन ली और कमरे में जाकर लेट गई। अपने नौकर को आवाज़ दी थी, शाम कमरे में आया और साथ में एक तेल की कटोरी भी लेकर आया। मैंने अपनी नाइटी थोड़ी सी ऊपर की और कहा, शाम मेरे पैरों की मालिश कर दो। वह तेल लगाकर मेरे पैरों की मालिश करने लगा तो मैंने नाइटी थोड़ी सी और ऊपर हटा दी, लेकिन मैं उसे अपना हुस्न दिखाना चाहती थी। मालिश करते करते वह मेरी टांगों को घूर रहा था। तभी मैं अचानक से सीधी हो गई और कहा, श्याम अब मेरे पेट पर भी मालिश कर दो। श्याम तो एकदम से भौचक्का सा रह गया। कहने लगा, मैडम जी ये आप क्या कह रही हो। वह बुरी तरह कांप रहा था। मैं जानती थी कि वह पहल नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने ही पहल की और उसके हाथों को अपने दोनों। मेरा नाम सपना है और मैं 26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला हूँ। अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। मैं दिखने में खूबसूरत हूँ, सब कुछ मेरे पास है। नहीं है तो मेरे पति का प्यार। मुझे वह प्यार अभी तक नहीं मिला जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है, क्योंकि मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहते हैं। सुख सुविधाओं की सारी चीज़ मेरे घर में है। नहीं है तो बस पति का प्यार। इसके अलावा मेरे घर में एक नौकर भी रहता है जिसका नाम श्याम है और वह मुंबई से है। उसकी भी शादी हो चुकी है और लगभग 22 साल की उम्र का है। वह यहाँ मेरे साथ दिल्ली में ही रहता है, तो उसकी पत्नी भी उससे दूर मुंबई में रहती है। तो जाहिर सी बात है वह भी अपनी पत्नी के प्यार के लिए तड़पता होगा। अब इस बड़े से घर में मेरा नौकर और मैं ही रहते हैं। मेरे पति कभी कभार ही आते हैं। एक दिन वह इसी तरह घर पर आए थे और रात को रुके भी, पर रात भर अपने फ़ोन में ही लगे रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कल ही वापस निकलना है और वह भी दुबई के लिए काम के सिलसिले में। लगभग 1 महीने वहीं पर रहने वाले हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मेरे पति जब भी घर पर वापस आते थे सिर्फ एक रात ही रुकते थे और अपने अगले दिन मुझे तड़पता छोड़कर चले जाते थे। मैं अपने पति का प्यार नहीं पा रही थी। हमारे बीच अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। अगले दिन जब वह सुबह चले गए तो उनके जाने के बाद मैं खूब रोई और रात को मैंने ढेर सारी शराब पी ली, जिसके कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इस पर शाम मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मेरा इलाज भी कराया और मुझे घर ले आया। उसके बाद उसने घर पर भी मेरी खूब सेवा की। मैं लगभग 3 दिन तक बीमार रही। उसके बाद जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने शाम को अपने कमरे में बुलाया और उसका धन्यवाद किया। इस पर उसने मुझे जवाब दिया कि मैडम यह तो मेरा फ़र्ज़ था, हम तो यहाँ पर आए ही आप लोगों की सेवा करने के लिए हैं। अपने बीवी बच्चों से दूर हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। और दूसरी तरफ आप हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पति आपके पास नहीं हैं। इसलिए काम करना और आप लोगों की सेवा करना हमारी मजबूरी भी है। पैसा नहीं कमाएंगे तो अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे। मेरी शादी को भी 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में अपनी पत्नी से सिर्फ 1 महीने तक ही मिला था। उसके बाद से मैं अभी तक अपनी पत्नी से नहीं मिला हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन मजबूरी है, उसे पैसा कमा कर भी तो देना है। इसलिए यहाँ प्रदेश में अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है। उसके इस दुख को सुनकर मैंने 1000 रुपये निकाले और उसके हाथ में दे दिए और कहा, अपने घर चले जाओ और कुछ टाइम अपनी पत्नी के साथ बिता कर आओ। इस पर वह कहने लगा, नहीं मेम साहब, मैं पैसे घर भिजवा दूंगा, लेकिन मैं आपकी सेवा यहीं पर हाजिर रहूँगा। उनका खर्च चलता रहेगा और यहाँ मेरी नौकरी भी आगे चलती रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और वैसे भी इस टाइम साहब जी घर पर नहीं हैं, वो विदेश गए हैं, घर पर नहीं हैं। आपका ख्याल की ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी इन बातों ने मेरा दिल छू लिया था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि एक यह आदमी है जो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है और दूसरा मेरा पति है जो सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहता है। उसे अपनी पत्नी का ख्याल तक नहीं आता। यह बेचारा यहाँ कितना तड़पता होगा अपनी पत्नी के लिए। हाल तो हम दोनों की ही एक जैसे थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं इसे इतना प्यार दूं कि इसकी तड़प और मेरी तड़प भी मिट जाए। और उस दिन के बाद से मेरी नज़र शाम को देखने की दूसरी सी ही हो गई थी। मैं उसे अलग ही नज़र से देखने लगी थी।
लेकिन बस उससे कह नहीं पा रही थी। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था और उसने एक शॉर्ट पहना हुआ था और ऊपर एक सैंडो बनियान पहने था, जिससे उसकी बॉडी बाहर की तरफ झांक रही थी। उसकी बॉडी बहुत ही ताकतवर और गठीली लग रही थी। उसे देखकर मेरी नीयत खराब सी होने लगी थी। अब तो मैंने मन में पक्का ये सोच लिया था कि मैं उसके साथ अपनी तड़प को मिटाकर ही रहूंगी और उसकी तड़प को भी दूर कर दूंगी। मैंने उसको रिझाने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए, लेकिन वह था कि मेरी तरफ देखता तक ना था। वह सिर्फ अपने ही काम में बिजी रहता था। उसको रिझाने के लिए अब मैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसके सामने आने लगी थी। मैं कभी कभार अब नहाते वक्त अपने बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला छोड़ देती थी, ताकि शायद उसकी नज़र पड़े और मैं उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। लेकिन वह हमेशा ही काम में बिजी रहता। वह मेरे काबू में आ ही नहीं पा रहा था। मेरे सारे हथकंडे फेल हो चुके थे। अब मुझे कोई ऐसा तरीका अपनाना था जिससे शाम बहक जाए। एक शाम मैंने उसके उससे कहा कि शाम, मेरे लिए शराब की बोतल लेकर आओ। इस पर वह कहने लगा, मेम साहब, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। पहले भी आपने एक बार इतनी शराब पी ली थी कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। कम से कम कुछ टाइम के लिए तो मैं अपने पति को भूल ही जाऊंगी। यहाँ मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही हूँ और उसे मेरी बेचैनी दिखाई ही नहीं देती। कैसा बेदर्द इंसान है। गम भुलाने के लिए क्या मैं अब शराब भी नहीं पी सकती? वह सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था और बिल्कुल चुप था। उसके बाद मैंने 2 ग्लास में शराब डाली और एक ग्लास उठाकर शाम को देते हुए कहा, लो, तुम भी पी लो। कहने लगा, मैं शराब नहीं पीता और न ही मेरी इतनी औकात है कि मैं इस तरह के शौक पालूं। शाम मेरे काबू में आ ही नहीं रहा था। तभी मेरे शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने रात को शाम को कमरे में बुलाया और कहा कि शाम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शराब से आज मेरे हाथ पैर थोड़े थके थके लग रहे हैं। शायद शराब से हो रहा है। क्या तुम तेल गर्म करके मेरे हाथ पैरों की मालिश कर सकते हो? उसने कहा, मैडम, आप पहले खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। उसके बाद कहने लगा, मैं आपके लिए तेल गर्म करके लाता हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उसके जाते ही मैंने तुरंत एक जाली वाली नाइटी पहन ली और अपने बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में वह तेल गर्म करके आ गया और चुपचाप मेरे बेड से दूर खड़ा हो गया। मैंने अपनी थोड़ी सी नाइटी ऊपर की और कहा, शाम, पहले मेरे पैरों की मालिश कर दो। वह मेरे पैरों की मालिश करने लगा। धीरे धीरे मैंने नाइटी को थोड़ा और ऊपर कर दिया और कहा, शाम, थोड़ा घुटनों में ज़्यादा दर्द है, घुटनों से ऊपर भी मालिश कर दो। मालिश करते करते शाम मेरी टांगों को घूर रहा था और उसके हाथों की पकड़ भी अब थोड़ी सी मजबूत लगने लगी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं सीधी हो गई और कहा, शाम, अब मेरे पेट पर भी मालिश कर दो। मेरे पेट में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है। इस पर घबराते हुए बोला, मेम साहब, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, देखो श्याम, तुम्हें इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें काम के लिए तो यहाँ रखा है। इसके मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दे दूँगी, जिससे तुम्हें घर और पैसे भेजने में मदद मिलेगी। मैंने उसे पैसे के लालच में खींचना चाहा। तब उसने भी मेरी नाइटी को उठाकर मेरी कमर तक कर दिया और मेरे पेट की मालिश के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह मेरे गोरे शरीर को घूर घूर कर देखने लगा। मैं फिर से पलट गई और कहा, शाम, मेरी कमर पर भी मालिश कर दो। वह मेरी कमर पर मालिश कर रहा था। उसके हाथ तेजी से कांप रहे थे। मैं फिर से सीधी हो गई, उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पीठ पर रख दिए और कहा, श्याम, मालिश करने में मज़ा आ रहा है ना? घबराते हुए कहने लगा, हाँ मैम, अच्छा लग रहा है। फिर अचानक से उसने अपने हाथ हटा लिए और कहने लगा, मेम साहब, अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? शायद मेरा इरादा वह जान चुका था। मैंने उससे कहा, तुम पैसे की फिक्र मत करो, और वैसे भी मालिक को कैसे पता चलेगा? वह तो यहाँ पर है ही नहीं। 1 महीने के लिए घर से बाहर है ना। तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ तीसरा कौन है? तो किसी को कैसे पता चलेगा?
पर अगर तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहे तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना माला माल कर दूंगी। तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुम बस मेरी इच्छा पूरी कर दो और अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। वह सब मैं संभाल लूँगी और सब कुछ जल्दी ही ठीक भी कर दूँगी। वह थोड़ा-सा हिचकिचा रहा था, लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था, बस अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं जानती थी कि वह अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। उसे भी अपनी पत्नी से मिले काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने शाम से कहा, शाम, तुम भी इधर अपनी पत्नी के लिए बेचैन हो और मैं अपने पति के लिए बेचैन हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे की बेचैनी को मिटा दें। हम दोनों ही तड़प रहे हैं। प्लीज़ तुम मना नहीं करना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। समझ लो कि आज रात मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। और इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह कस लिया था, लेकिन उसने तुरंत ही एक झटके में मुझे अपने आप से दूर कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। साइड में पड़ी चादर को उठाकर उसने मेरे ऊपर डाल दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ शाम? कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे बेवफाई नहीं कर सकता, और न ही मैं अपनी नौकरी से गद्दारी कर सकता हूँ। मेम साहब, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करते हैं। मैं जानता हूँ कि मालिक घर पर नहीं रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप भी मालिक के साथ बेवफाई करें। आप मालिक से इस बारे में बात करें। हो सकता है वह आपकी परेशानी को समझे। मालिक भी तो आपसे दूर रहकर आपके बिना रह रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं? और वैसे भी प्यार और विश्वास दोनों में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मालिक काम के सिलसिले में बाहर रहते भी हैं, तो वह आपकी खुशियों के लिए ही बाहर जाते हैं, ताकि आपको दुनिया का हर सुख दे सकें। लेकिन फिर भी अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हों, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। शाम की बातों को सुनकर मैं शर्मसार सी हो गई थी, अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। मेरी नज़रें उससे नहीं मिल पा रही थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था। उसकी एक एक बात मेरे कान में तेज़ाब की तरह घुल रही थी। वह सच ही तो कह रहा था। इतनी देर में शाम कहने लगा, मेम साहब, अब मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। शाम, ऐसा मत करो, गलती तो मेरी है ना, इसकी सज़ा तुम क्यों भुगत रहे हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कहने लगा, नहीं मैम, अब मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो जब जब मैं आपको देखूँगा तो मेरी नज़र आपसे नहीं मिल पाएगी, और शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मेम साहब, आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं। ऐसा ना हो कि आगे फिर से ऐसा हो और मैं बहक जाऊँ। हमें बहुत डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ से जाना ही ठीक समझता हूँ। इस सब के लिए मैंने शाम से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर कहा कि जो भी किया मैंने किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं थोड़ा सा बहक गई थी। न जाने किसी शैतान ने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। इस बात पर भी शाम अपनी दरिया दिल दिखाते हुए कहने लगा, मेम साहब, आप इस बात पर माफ़ी मत मांगिए। यह उम्र ही ऐसी होती है, इंसान गलतियां कर बैठता है। आप मालिक से इस बारे में ज़रूर बात करके देखिएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसने अपना सामान पैक किया और हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर को छोड़कर चला गया। शाम ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन मेरी इस गलती की वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नुकसान उसका ही हुआ था, मेरा नहीं। गलती की वजह से मैंने एक शरीफ इंसान और नेक इंसान को खो दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, बाय बाय।